अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुर्रहमान प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ। आज हम प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं कि यहाँ पर प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन बिल बनाया गया, इसका मकसद क्या है, इसका फ़ायदा क्या होगा। और यहाँ पर जो कब्ज़ा के हवाले से पूरे पंजाब में सबसे बड़ा मसला बनता है कि कोई भी आके प्रॉपर्टी पे किसी भी वजह से कब्ज़ा कर लेता है, फिर उसके बाद मामलात अदालतों में चलते रहते हैं और ये मामलात सालों तक भी चलते रहते हैं किसी न किसी वजह से, और फिर उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हो पाती। तो जब हुकूमत पंजाब की जानिब से प्रॉपर्टी ओनरशिप आर्डीनेंस का इजरा किया गया तो वो अदालत में चैलेंज हो गया। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से उसको कालादम करार दिया गया। ताहम हुकूमत की जानिब से उसमें तब्दीली करते हुए दोबारा से प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन बिल जो है वो एक्ट नया बना दिया गया, और उसका मकसद यही बताया जाता है कि लोगों को गैर कानूनी कब्ज़ों से बचाया जाएगा। जो भी कब्ज़ा किया करता है उसको सज़ा भी होगी, जुर्माना भी आयद किया जाएगा। और एक डिस्ट्रिक्ट रेजोल्यूशन कमेटी जो है बनाई गई है, जिसका मकसद ही ये होगा कि यहाँ पर वो जितने भी कब्ज़े होते हैं उनको वागज़ार करवाया जाए। तो ये DRC का मकसद क्या होगा, ये किस तरह से काम करेगी, और लाहौर हाई कोर्ट का एक रिटायर्ड जज कमीशन में शामिल होगा जो डिसाइड करेगा कि यहाँ पर ये एप्लीकेशन किस सतह पे भेजनी है। जो पहले बनाया गया था आर्डीनेंस, उसके मुताबिक कोई भी कब्ज़ा होता था, अदालत में किसी भी कोर्ट में मामला चल रहा होता था तो ये जाके पिरा फोर्स के ज़रिए वो कब्ज़ा वागज़ार करवा दिया जाता था। ताहम अब उसमें ये किया गया कि जो मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चल रहा होगा उसके बारे में कमीशन कोई फ़ैसला नहीं करेगा। हाँ, जो भी निचली कोर्ट्स में चल रहे होंगे मामला तो उसके बारे में मुदाखलत की जाएगी। तो इसमें इसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, वकला इसको किस तरह से देखते हैं, प्रॉपर्टी वाले किस तरह से देखते हैं, इसको डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया कैसे देखती है, ये तमाम लोग हमारे साथ होंगे। सबसे पहले वकला से शुरू करते हैं। जी बताइएगा, प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एक्ट के हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या राय है वकला की? अब्दुर्रहमान भाई, एक तो बहुत आपका शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम के लिए हमें मदऊ किया। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसमें वकला का व्यूज़ ये है कि ये एक अच्छा इक़दाम है, क्योंकि वकला उस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे ब्रीफ़ कर सकते हैं कोर्ट में। अगर आप किसी भी DC के पास एप्लीकेशन मूव करते हैं तो DC के पास एप्लीकेशन मूव करने के जो बंदा साइल है वो उस चीज़ को बेहतर तरीके से बयान नहीं कर सकता, क्योंकि एक बंदे की तरफ सुनकर एक बंदे को तो किसी भी चीज़ के ऊपर फ़ैसला नहीं किया जा सकता। ये अच्छा इक़दाम है कि उसमें जजेस को इन्वॉल्व किया गया है। जजेस के पास जाकर वकला अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे तो जो बेहतर चीज़ होगी, जो बेहतर उस वक्त की पोजीशन होगी, उसके मुताबिक फ़ैसला किया जाएगा। अच्छा, इसमें आप क्योंकि बहुत सारे मामला देखते होंगे तो ये स्पेशली जब कब्ज़े का मामला होता है तो कैसे कोई किसी की जायदाद पे उठ के कब्ज़ा कर लेता है, उसके पीछे क्या लॉजिक्स होती हैं या क्या लोग जो है यहाँ पर उसमें मामलात होते हैं जिस वजह से वो कब्ज़े होते हैं उधर? क्योंकि आप हम ये समझते हैं कि कब्ज़ा जब आप किसी भी कोर्ट में मैटर्स होता है तो कब्ज़े की हद तक स्टेटस गो जल्दी हो जाता है। फिर जो पार्टी से सिर्फ ये समझती है कि हमने इसके ऊपर काबिज़ हैं, तो दूसरे बंदे को नुकसान होता है। जो अली उसका मालिक भी हो तो उसको प्रॉपर्टी सिविल केसेस में आपको पता है कि लेंथी केसेस चलते हैं, 3-3 4-4 साल इसमें लग जाते हैं। तो जो एक बंदे की प्रॉपर्टी के ऊपर आपने कब्ज़ा कर लिया तो कैसे 3-4 साल चलेंगे तो वो प्रॉपर्टी का जो उसका रेवेन्यू वो तो ज़ीरो हो जाएगा, वो तो नुकसान में जाएगा। ऊपर से उसके ऊपर जो फाइनेंस है अदालतों में वो भी वो जनरेट कर रहा होगा, अपनी तरफ से पैसे लगा रहा होगा। तो ये एक जो मैटर है इसमें ये है कि दोनों पार्टीज़ को सुना जाए और सुनने के बाद जो बेहतर फ़ैसला हो सके वो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है, आवाम के लिए भी और जुडिशरीज़ के लिए भी। अच्छा, ये एक बात की समझ नहीं आई कि जो फ़ैसला अदालतें 3-3 4-4 साल में देती हैं वो 1 महीने में फ़ैसला कैसे DC दफ्तर से हो जाएगा? हाँ, बस वो यही मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अदालतें जो 3-4 साल लगाती हैं वो डेफिनेटली हर चीज़ एक प्रोसेस है। बाई लॉज एक केस को जब हम दायर करते हैं तो बाई लॉज उसमें तमाम प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद उसका फ़ैसला होता है। और DC जो एक तरफ एप्लीकेशन बंदा मूव करता है, वो बंदा जो आम सिविलियन जाता है वो अपने केस को बाई लॉज तो प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, बयान ही नहीं कर सकता। वो वकील हार करेगा तो डेफिनेटली वकील हार करने के बाद दोनों चीज़ें केस में आप जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स जो इसके बाद डॉक्यूमेंट्स है वो ही जाएगा, वो बयान कर देगा। लेकिन जब आप अदालतों में जाएंगे तो अदालतों में एक प्रोसीड होती है जिसमें एविडेंस होती है, क्रॉस होती है, उसमें तमाम चीज़ें ज़्यादा बयान की जाती है, जिससे केस में ज़्यादा चीज़ें बेहतर सामने आ जाती है कि कौन चीज़ इस चीज़ का जगह का मालिक बन रहा है और किसके साथ ज़्यादती हुई है। अच्छा, इसमें बगैर वकील के भी आप बतौर साइल भी अपना मुकदमा पेश कर सकेंगे। तो इसमें मुझे ये बताइएगा कि अगर ये मसला आ जाता है कि DC कोई फ़ैसला दे देता है और उसके बाद अदालत कोई फ़ैसला दे देती है तो उसमें
फिर इम्प्लीमेंटेशन का बड़ा मसला नहीं आ जाएगा? इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, जो पहले डीसी साहब के पास एप्लीकेशन का बाई लॉज सिस्टम चला था, उसमें ये इश्यूज़ आ रहे थे कि वो वक्ती तौर पर तो फैसला दे देते थे, लेकिन इसके हक़ाइक़ इसके बिल्कुल डिफरेंट थे। कोई कोर्स जो चीज़ किसी चीज़ का अगर ऑर्डर्स करती है तो वो तमाम जांच पड़ताल के बाद, तमाम ऑर्डर्स के बाद, तमाम डॉक्यूमेंट्स के बाद वो चीज़ का ऑर्डर करती है। और डीसी साहब के पास सिर्फ एक एप्लीकेशन होती है और कोई सबूत नहीं होता, जिसकी वजह से वक्ती तौर पर तो किसी को भी आप रिलीफ दे सकते हैं, किसी के साथ भी ज़्यादती हो सकती है, किसी का कब्ज़ा लेके किसी को दे सकते हैं, लेकिन जब इस हक़ाइक़ के ऊपर जांच पड़ताल के बाद जब चीज़ सामने आती है तो वो उसकी बिल्कुल बरक्स होती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको ख़त्म किया था। चौहान साहब क्या कहेंगे आप? जी, मैं तो इसमें यही कहूँगा कि जो पहले डीसी साहब के पास जो एप्लीकेशन, जो भी बंदा जिसकी ज़मीन पर कब्ज़ा हो जाता था, जिसको विरासती इंतकाल के हवाले से कोई किस्म की प्रॉब्लम पेश आता था, वो डीसी साहब के पास एक एप्लीकेशन मूव करता था कि हमारे जो है वो कब्ज़ा हो गया या हमारी कोई विरासती हकूक़ के हवाले से विरासती हिस्सा नहीं दिया गया, तो डीसी साहब उसको सुनते थे, पैरा फोर्स के ज़रिए फ़ौरी उस पर अमल दरामद करवाते थे। वो उसके फ़ौरी अमल दरामद होने के बाद वो कब्ज़ा उसके हवाले हो जाता था। लेकिन उसके बाद जो चीफ़ जस्टिस साहिबा हाई कोर्ट की, उन्होंने उसके जो तमाम कानून था उसको रद्द कर दिया। एहसन बून साहब ने वो उसमें जो पूरी मुशावरत की है उसको पेश किया, उसको रद्द कर दिया। लेकिन अब जो एक नया जो है ऑर्डिनेंस पेश किया गया, जिसके तहत 90 दिन में जो फैसला इसका किया जाएगा, एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो कि ज़िले में जो तैनात कर दिया जाएगा, उसके पास एप्लीकेशन मूव होगी, वो देखेगा सारे मैटर को, उसके बाद उसका फ़ैसला किया जाएगा। लेकिन बेहतरी उसमें यही है कि अगर कोई बंदा साइल खुद भी उसमें जो अपनी एप्लीकेशन जो मूव कर सकता है इस कमेटी में, लेकिन उसके साथ अगर वो किसी वकील साहब को साथ लेकर जाना चाहे तो वो वकील साहब के साथ जो है ना वो अपनी एप्लीकेशन लेकर। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और जो साहब का प्रैक्टिस चल रही थी और उस पर इसमें क्या फ़र्क होगा? देखिए, जब से मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने ये हुकूमत संभाली है, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है इस हवाले से। उन्होंने वंडा कराओ सुखपाओ की जो ऑर्डिनेंस लेकर उस पर अमल दरामद किया। उसके बाद ये जो कब्ज़े थे, मोहतरमा साहबा ने कहा कि कोई भी पंजाब में कब्ज़ा माफिया ना वो इंशाल्लाह नहीं रहेगा। उस हवाले से उन्होंने काम शुरू किया था, जो कि बड़ा स्पीडी काम चल रहा था। लेकिन अब जो है वो हाई कोर्ट साहब, चीफ जस्टिस साहबा की वजह से इसमें जो है वो एक कमेटी तश्कील दे दी गई है। तो अब जिसका वो समझेंगे, देखेंगे कि कब्ज़ा इसका है या नहीं है, या बनता है या नहीं बनता। पहले भी ऐसा ही होता था, लेकिन अब जो मज़ीद उसमें शफाफत मालूम होगी। मतलब जो कब्ज़ा माफिया या जो कब्ज़ा करते हैं उनके लिए जो है वो कोई पकड़ का सामान हो सकेगा? जी, उनके लिए सख्त सज़ाएँ रखी गई हैं कि आपने अगर कब्ज़ा करना है तो अगर आपका कब्ज़ा शो हो गया कि आपने नजायज़ काबज़ीन है उस पर, इंशाल्लाह उसको सज़ाएँ मिलेंगी और बड़ी कड़ी सज़ाएँ हैं जो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने की हैं। और गवर्नर साहब ने ऑर्डिनेंस पे सिग्नेचर भी कर दिए हैं। तो उसके बारे में जो भी है कि तमाम सज़ाएँ बड़ी सख्त हैं। कब्ज़ा माफिया इंशाल्लाह पंजाब में नहीं रहेगा। हमारे साथ ही रहिएगा। भी यहाँ पर प्रॉपर्टी के हवाले से प्रॉपर्टी डेवलपर मरूफ प्रॉपर्टी एक्सपर्ट यासीन किसाना साहब हमारे साथ मौजूद है। जो सब प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एक्ट मुतारफ़ करवाया गया है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से, पहले करवाया गया था जिसमें अदालत ने कालादम करार दिया गया था। हम अब इसमें कुछ तब्दीलियाँ भी की गई हैं। तो मजमूई तौर पर प्रॉपर्टी से आप कई दहाइयों से वाबस्ता हैं, कब्ज़े का मामला कितना शदीद था प्रॉपर्टी के अंदर? देखें जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक नाजुक टॉपिक पे हमें बात करने का मौका दिया। ये जो पहला मामला है, ये बात यहाँ से चली थी कि मेरे गांव में एक कब्ज़ा हो रहा था, एसी साहब वो कब्ज़ा दिलवा रहे थे, तो मैंने उसमें इंटरफेरेंस किया। मैंने उनसे यही कहा कि जो बंदा आपके पास फ़र्दें लेकर आया है, आपको पता है कि बैंड के ऊपर इसकी क्या स्टोरी है। तो जिसमें एक वीलॉग मैंने बनाया, वो वीलॉग लाखों लोगों ने देखा। उसके बाद भी चीफ जस्टिस साहबा ने उस पर एक एक्शन लिया और फिर ये बहुत अच्छा स्टेप लिया। उसमें भी मैंने यही कहा था कि बाकायदा एक फ़ोरम होना चाहिए, अदालत के जज के पास ये सारा रिकॉर्ड जाना चाहिए, वहाँ पर हर बंदे को मौका मिलना चाहिए अपनी गवाही देने का, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने का, ना कि जिस स्पीड से आप ये कब्ज़ा दिलवा रहे हैं बहुत सारे बेगुनाह लोगों के साथ आपका जुल्म हो जाना है। मामला ये है कब्ज़े का कि कब्ज़ा जो है वो पंजाब में ख़ास तौर पे एक बहुत बुरी लानत के तौर पर जाना जाता है, जिसकी वजह ये है कि एक तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हुए हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता। उन्हें पता है कि मुश्तरका खाते हैं बहुत सारे, मोस्टली लैंड जो हमारी है जिस पे कॉलोनियाँ बेचते हैं वो अप्रूव नहीं करवाते, झगड़ा वहाँ से स्टार्ट होता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो कब्ज़े हैं वो मुश्तरका खातों पे? सबसे ज़्यादा कब्ज़े जो हैं वो मुश्तरका खाते की प्ली लेकर किए जाते हैं। उसके लिए उन्होंने अच्छा सिस्टम बनाया मरियम बीबी ने कि अब बाकायदा एक कॉलोनी अप्रूव हो गई। कॉलोनी अप्रूव होने के बगैर ना आप इश्तिहार दे सकते हैं, ना आप प्लाट बेच सकते हैं। जब आपके प्लाट के ऊपर खसरा लगा होगा तो उस पर कब्ज़ा कोई कर नहीं सकता, करेगा तो वो इलीगल बहुत सेकंडों में साबित हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक बात बहुत अहम करना चाहता हूँ।
मैं ये करना चाहता हूँ कि आप महकमे पे महकमे बनाए जा रहे हैं, आप टर्मिनल पे ऊपर टर्मिनल बनाए जा रहे हैं। सबसे पहले आपकी अदालती निज़ाम है, उस अदालती निज़ाम में कब्ज़े की तो कोई रिलीफ नहीं है ना। सिस्टम को सबसे पहले अदालत के सिस्टम को ठीक करना चाहिए कि जो उनको प्रमाण किया गया है कि आपने एक मुश्तरका खाते का मामला 6 माह में निपटाना है, फ़लाँ चीज़ का मामला आपने साल में निपटाना है, तो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? ये एक नया डिपार्टमेंट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्या हमारा अदालती निज़ाम बेबस हो चुका है? आप क्या समझते हैं अपने तजर्बे की रोशनी में कि ये प्रॉपर्टी जो प्रोटेक्शन बिल है ये ज़्यादा कामयाब होगा या जो पुराना सिस्टम चल रहा था वो ज़्यादा कामयाब था? नहीं, ये जो प्रोटेक्शन प्रॉपर्टी बिल है ये ज़्यादा कामयाब होगा, क्योंकि इसमें फोकस एक ही काम के ऊपर उस बंदे का होगा जो जज है या ट्रिब्यूनल का इंचार्ज है। उसके बाद जब रिपोर्टें आएंगी तो उनको नीचे वाले अमले को भी पता होगा कि हमने वेदन जिस टाइम पीरियड के अंदर अंदर ये तमाम कागजात मुकम्मल करके अदालत को भेजने हैं। सेकंड, जो वकील होगा दोनों फ्री कैन का, उनको भी पता होगा कि हमारे पास 1 साल का टाइम, 6 माह का टाइम, 90 दिन का टाइम, 30 दिन का टाइम है, हमने इसको वाइंड अप करना है। डे टू डे हियरिंग होनी है। तो अगर यही काम हम अदालतों को ठीक कर लें कि अदालतों में जो सिविल जज बैठे हुए हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा बोझ को ख़त्म कर दें, खाम खा के जो केसेस हैं जो बिला वजह चलाए जाते हैं, अगर उनको ख़त्म करके अदालतें स्पेसिफिक कर दी जाएं कि ये क्रिमिनल को डील करेंगी, ये सिविल को डील करेंगी, ये जो फैमिली कोर्ट्स के मैटर्स हैं उनको देखेंगी, तो फिर निज़ाम क्यों नहीं ठीक हो सकता? अच्छा चोट साहब, इसमें आपने यहाँ पर बताया कि बड़ा अच्छा होगा, मुश्तरका खाते जो ख़त्म किए जा रहे हैं, तो उसके बाद अब मसला ये है कि जो नए लाज तो आपने कहा बना दिए बड़े खूबसूरत, अब पुरानी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जो मुश्तरका खातों में मौजूद है, पूरी टाउन है, पूरी कॉलोनी है, तो उनका क्या बनेगा? देखिए, उसमें भी मरियम बीबी ने ये काम किया था कि जो वंडा सिस्टम डाल के लोगों को ऑप्शन दी है ज़राई रकमों में ख़ास तौर पे कि आप अपने जो है ना तकसीम करवा लें खाते, जहाँ पे आप बैठे हुए हैं जिसका हक़ है उसको मिल जाए। इस पे बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक कैंपेन लॉन्च की थी, वो बहुत अच्छी कैंपेन थी और उस पे काम भी हो रहा है कि जितने खाते मुश्तरका हैं उसको तकसीम किए जा रहे हैं। अब जो सिस्टम है सिविल लॉ का, जहाँ पे आबादी आबाद हो जाती है वहाँ पे सिविल जज इन्वॉल्व हो जाता है कि आप अपनी तकसीम जो है सिविल जज के बगैर नहीं कर सकते। सिविल जज जो है फिर वही मामले, पुराना दकीर उसी निज़ाम है जिसमें एक तरफ से वकील आएगा, दूसरी तरफ से वकील आएगा। इसके लिए भी वार्म फुटिंग के ऊपर अगर आप झगड़े ख़त्म करना चाहते हैं, सबसे पहले जो गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स बन चुकी हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उसके बाद उनके मालकान को ट्रेस आउट किया जाए, जो बंदा वहाँ बैठा हुआ है उसका डाटा बनाया जाए, उसमें जितनी सड़क की ज़मीन है उसको अलग किया जाए और उनको एक नंबर देकर हर बंदे का मखसूस खाता बना दिया जाए, तो ये झगड़े ख़त्म हो सकते हैं। सर, मैं आपकी जानब दोबारा आता हूँ, ये बुकला मज़ीद हमारे साथ मौजूद है जी। आप इसमें जो खूबसूरत गुफ्तगू हुई, ये इसमें जो लड़ाइयाँ होती हैं, जुर्माने होंगे, सब कुछ होगा, तो इसमें मुझे थोड़ा सा वो भी ब्रीफ कर दीजिएगा कि यहाँ पर लोगों का जो मसला है कि वो स्टाम्प पेपर पे सारा कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो ये कितनी लोगों की तादाद है? तकरीबन मैं ये बात कह सकता हूँ कि ये तकरीबन 85% या इससे ज़्यादा लोग स्टाम्प की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि रजिस्ट्रीज़ के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फाइलर वगैरह नहीं है, उनमें अवेयरनेस ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि वो अपने अखराजात कैसे कम कर सकते हैं। इसलिए लोग ज़्यादातर स्टाम्प को तरजीह दे रहे हैं, जिसकी वजह से तमाम अदालती मसाइल में बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जो स्टाम्प होता है वो एक बेसिकली आपकी मलकियत शो नहीं करता, वो जस्ट एक एग्रीमेंट होता है। लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। इसलिए अगर लोग ज़्यादातर इस चीज़ के ऊपर जाएँ कि अपनी रजिस्ट्रीज़ अपने नाम मुंतकिल करवाएँ, रजिस्ट्रीज़ करवाएँ, तो उनमें ये तमाम मसले ना आए। इसलिए इसमें ये अदालतों के ऊपर भी बोझ ना डले, जिसकी वजह से अदालतों में भी ये जो रेशो है तकरीबन 150-200 केसेस एक सिविल जज के पास है। तो वो आप कैसे कह सकते हैं कि एक बंदा जो एक सिविल जज रोज़ 150-200 केस की सुनवाई करता है, वो कैसे इन मैटर्स को इतनी जल्दी सॉल्व आउट कर सकता है? जी चौहान साहब, आप इस पर क्या कहेंगे कि ये तो बड़ा डुअल, एक तो कानून साजी हो जाएगी और फिर लोगों के लिए बड़ा मसला होगा कि जो स्टाम्प पे कब्जे करते हैं, सारे टाउन तो ऐसे ही बने हुए हैं। अच्छा, जैसा कि कसाना साहब ने कहा ना कि हमारे गांव में एक कब्ज़ा हो रहा था, और यकीनन मैं 100% गारंटी से कहता हूं कि वो कब्ज़ा मुश्तरका खाते पे हो रहा होगा, क्योंकि मुश्तरका खाते जो है ना उनकी लड़ाई गांव में उनकी है, नस्ल दर नस्ल उनकी लड़ाई चलती आ रही है, वो ख़त्म नहीं हो रही। एक बंदा की जगह लेता है, फ्रंट पे कब्ज़ा कर लेता है, बाकी सारी जायदाद वो पीछे वो बिल्कुल कोड़ियों के भाव हो जाती है। जो फ्रंट वाली ज़मीन होती है रोड के ऊपर होती है, रेट तो उसी का होता है,
और पीछे से सारी की सारी ख़त्म हो जाती है। इस तरह ये जो ऑर्डिनेंस आया इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। और दूसरा जो कॉलोनियों की बात कसाना साहब ने की है, उनकी जगह की पूरी पैमाइश की जाए कि किसके पास कितनी जगह है, और उसकी सड़कों की पैमाइश, कब्रस्तान की जगह, पार्क की जगह, वो भी उसकी आइडेंटिफिकेशन है, वो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। अच्छा चोर साहब, इसमें आपकी जानिब दोबारा आता हूँ। ये बड़ा मसला है कि माजी में जो कॉलोनी बनती थी उसमें अक्सर ये है कि जो सड़कें हैं वो भी मालिक के नाम पे ही अभी तक, तो वो चाहे तो उसको बेच दे। तो अभी उसके लिए क्या आप तरीक़ाकार समझते हैं कि अगर वो मालिक वो बेचना चाहे, 2 नंबरी से बेच दे और उसके बाद जगह ढूंढने के लिए उसे फिर किसी का कब्ज़ा करना होगा, और अगर वो पीरा के पास या डीसी के पास जाता है तो उसके पास तो एक बिल्कुल जायज़ और रजिस्ट्री होगी जो उसके नाम पे होगी, तो फिर उसको किस तरह से आप देखते हैं? ये सबसे पहला तो फॉल्ट जो है वो TMAs का है, बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट्स का है। आप ये नहीं कह सकते अब्दुर्रहमान भाई कि आज कानून आया है। कानून तो जब से पाकिस्तान बना हुआ है बाकायदा वाज़ेह कानून है कि आपने अगर बिल्डिंग अपनी कॉलोनी बनानी है तो उसकी जो है वो अप्रूवल लेनी है, या कॉरपोरेशन से लेनी है या FDA से लेनी है। उसके बाद रेवेन्यू रिकॉर्ड तब रजिस्ट्री करेगा उसकी जब वो तकसीम होके खसरा नंबर लग जाएंगे। यहाँ पे फॉल्ट 2 आ रहे हैं। 1, बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट प्रॉपर अपनी ड्यूटी अंजाम नहीं दे रहा। हमें उस पर एक बाकायदा बीबी मरियम को एक इंक्वायरी बिठानी चाहिए। तमाम डिपार्टमेंट जो हैं उनको चेक करना चाहिए। सबसे पहले मुजरम वो हैं। फिर सेकंड, उन रजिस्ट्रियों को बंद कर देना चाहिए जो दही इलाकों में 5-5 मरला 10-10 मरला की अवजाफी आबादियों के नाम से की जाती हैं। वो भी एक मसले का जड़, बहुत बड़ी जड़। आज भी मेरे गांव से ले लें, किसी भी के गांव में जाकर देख लें, आपको 10 ऐसे एकड़ मिलेंगे जहां पर 2-2 एकड़ के ऊपर बगैर सब डिवीज़न के ऊपर, बगैर अप्रूवल के ऊपर कॉलोनियाँ बन रही हैं। अच्छा सब प्रॉपर्टी लोगों की तादाद बड़ी बढ़ रही है, लोगों की जगहें कम हो रही हैं, तो गाँव में तो ये बड़ा मसला है कि जो गाँव के करीब ज़मीन है वो तो ऐसे बिकेगी। तो इसके अलावा क्या हल है अगर ये भी हम रोक देंगे? गांव के अंदर भी यही तो प्लानिंग की ज़रूरत है। आप अगर किसी गांव में ये ज़रूरत फील कर रहे हैं कि वहाँ पे कॉलोनी की ज़रूरत है, ये डिपार्टमेंट सारे जिनके पास डाटा होता है, इनके पास स्टेटस होती है कि कितनी आबादी होगी है, तो आप फिर उसके ब्राउन जोन डिक्लेयर करें उस गांव का कि ये जो 10 एकड़ हैं, ये जो 20 एकड़ हैं, इसके अंदर आप सब डिवीज़न कर सकते हैं। उसको उस लेवल पे ना लेकर जाएं कि जी 100 एकड़ होगा तो कॉलोनी काटेंगे। उसको फिर जो स्कीम है 5 एकड़ तक आपके पास ये लॉ मौजूद है कि आप 5 एकड़ तक अप्रूवल लेकर उसको बाकायदा ततीमे खसरे लगवाकर डेवलपमेंट के प्रोसेस में आ सकते हैं। उससे तो खर्चा अच्छा भला हो जाएगा। अगर FDA में मंजूरी चली जाती है, किसी और महकमे में चली जाती है, तो वो तो फिर जगह जो उसको बेचारे को लाख 2 लाख 3 लाख में मिल रही है वो 10-20 लाख में चली जाएगी, शहर के बराबर। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि FDA की अगर आप जेन्युइन फ़ीस देखें तो वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो लाख 2 लाख 3 लाख की तरफ चला जाए। जो सब डिवीज़न होती है 5 एकड़ की, उसमें कोई वो मामलात भी नहीं होते कि जी आपने ये सिस्टम लेकर आना है, आपने ग्रेड स्टेशन लेकर आना है, या आपने मस्जिद छोड़नी है। सिवाय एक मस्जिद के वहाँ पर कोई भी प्लाट आपने एक्स्ट्रा नहीं छोड़ना होता, एक 30 फुट की रोड छोड़नी होती है। कोई ये प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो सरकार है ना, डिपार्टमेंट हैं, ये लोगों को आसान रास्ता नहीं देते। ये लोगों को इतना तंग करते हैं कि वो जानबूझ के इल्लीगल काम की तरफ जाते हैं, और जब तक अगर वो इल्लीगल काम की तरफ नहीं जाएंगे तो फिर जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर है वो FDA का है, TMA का है, तहसील ऑफिसर है या असिस्टेंट डायरेक्टर FD है, उसको पैसा कैसे आएगा? यानी कि एक आप समझते हैं कि लोगों को अवेयर नहीं है, दूसरे नंबर पे सरकार का रवैया नहीं बेहतर, जो डिपार्टमेंट रवैया तो बिल्कुल बेहतर नहीं है। मैं अभी जो है ना, कल ही एक बंदा बात कर रहा था, बिजनेसमैन था, मेरी उससे कोई डील हो रही थी, उसकी आयल मेल थी, वो कह रहा था कि सरकार के 35 महकमे आते हैं जो हमारी इंडस्ट्री को बंद करवाने के लिए ही आते हैं। यानी कि उनमें से कोई ऐसा 36 नंबर का डिपार्टमेंट नहीं है जो आके ये पूछे कि भाई अब्दुर्रहमान आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कौन सी जगह पे आप तंग होते हैं। कहता 35 डिपार्टमेंट हैं जो मेरी इंडस्ट्री को रोज़ बंद करवाने आते हैं। अच्छा, इसमें मुझे सिंपली अब बता दें, एंडिंग की जानब जा रहे हैं कि यहाँ पर जो जैसे आपने निशानदेही की है, तो उसमें सबसे बेहतरीन हल क्या होगा कि जिससे लोगों का कब्ज़े का मसला जो है वो हमेशा की तरह ख़त्म हो जाए या कम हो जाए? देखें जी, पंजाब गवर्नमेंट में जब से मरीम नवाज़ की हुकूमत आई है, कब्ज़ा जो है वो उस तरह की रूटीन ख़त्म हो चुकी है। कब्ज़ा माफिया भी ख़त्म हो चुका है। नशा करने वाले जो बेचने वाले थे उनको भी असर पड़ा है, और वो बहुत ज़्यादा जो बड़े डकैत थे जिनके बिहाफ के ऊपर जो असला
की नुमाइश थी, उसकी वजह से कब्ज़ा होते थे। अब कब्ज़ा अल्हम्दुलिल्लाह होना तकरीबन बंद हो गया है। अब मामलात रह गए हैं जो ऑलरेडी पहले से सेटल होने वाले मामलात हैं। उसके अंदर वही मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का रोल है, सिविल ब्यूरोक्रेसी का रोल है, और अदलिया सिविल जज जो है उसका रोल है, और जो ख़ास तौर पे डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, कॉरपोरेशन है, TMA है, ये एक पूरा निज़ाम बदलने की ज़रूरत है। अगर आप ये समझते हैं ना कि एक आपने ट्रिब्यूनल बना दिया, वो आपकी जे कार वाह तो हो सकती है 100, 200, 400, 1000, 2000, 10,000 मामलात में, मगर अगर आप कहें कि सिस्टम आप ठीक कर गए तो सिस्टम वहीं का वहीं खड़ा है। थैंक यू। अभी ब्रेक की जानब चलते हैं, ब्रेक के बाद फिर से हाज़िर होते हैं। आज जब बात करें प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट के हवाले से, तो उसमें तरमीम की गई है और अब इसमें जो चीज़ें अदालत के हवाले से अहकाम थे वो भी तब्दील किए गए और अब इसमें बेहतरी भी आई है। तवक्को है कि जो कब्ज़े के मामला थे वो बेहतर टाइम के साथ हल होंगे। तो ये क्या कुछ है, किस तरह से हल होगा, आम साइल किस तरह से एप्लीकेशन दे सकता है, इस सब पर बात करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर सिटी आदिल उमर साहब हमारे साथ मौजूद है। आदिल साहब, पहले तो ये प्रोसीजर बता दीजिएगा, किसी को मसला है तो वो किस फोरम पे जाएगा? जी थैंक यू वेरी मच। मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं ताकि समझने में अंडरस्टैंडिंग हो कि पहले क्या था और अब क्या हुआ। पहले जो हमारा ऑर्डिनेंस आया था प्रोटेक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस, उस बाद में एक्ट बना। उसका प्रोसीजर ये था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिसके मेंबर्स डिप्टी कमिश्नर, DPOs और कंसर्न असिस्टेंट कमिश्नर और SDPOs उनके मेंबर्स थे। DRC बनी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। उसका मैंडेट ये था कि वो जो केसेस हैं उनको सुनेगी, उसका एक डिसीजन या उसकी एक रिकमेंडेशन बनाएगी और फिर जो आगे ट्राइब्यूनल है उसको भेजेगी और ट्राइब्यूनल पाबंद होगा विदिन 90 डेज़ उसको डिसाइड करने का। तो फर्स्ट थिंग तो ये होगी कि एप्लीकेशन का फोरम DRC था जिसमें DC DPO मैंने आपको बताया मेंबर्स थे, और अगला उसमें जो डिसीजन का फोरम था वो ट्राइब्यूनल था, और तीसरी बात जो टाइम था वो 90 डेज़ का था। अब ये इसमें बेसिक चीज़ें थी। अब जो नया एक्ट जिसमें तरमीम आई, आपको पता होगा हाई कोर्ट में इसका स्टे हुआ, फिर उसके बाद डेलिब्रेशंस हुई, हाई कोर्ट उसमें इन्वॉल्व थी सारे स्टेक होल्डर्स के साथ। अब जो तरमीमी ऑर्डिनेंस आया है उसमें भी ये 3 ही मेजर तरमीम आई हैं। अब जो एप्लीकेशन का है फोरम उन्होंने ट्राइब्यूनल को बना दिया है। पहले जो ट्राइब्यूनल में जजेस थे वो रिटायर्ड जजेस थे, बट अब उसमें लिख दिया है कि ट्राइब्यूनल में जो हाजिर सर्विस एडिशनल सेशन जज होगा वो ट्राइब्यूनल को हेड करेगा। जो एप्लीकेशन का फोरम है, जब वो ट्राइब्यूनल नोटिफाई हो जाएंगे तो वो ट्राइब्यूनल के सामने एप्लीकेशन जाएगी, वो उसको स्क्रूटनाइज करके DRC को भेजेंगे। जो कि पहले एप्लीकेशन DRC में आती थी, अब ट्राइब्यूनल में जाएगी। वो DRC अगेन अपनी रिकमेंडेशंस बना के वो भेजेगी टू द ट्राइब्यूनल और वहाँ पे फिर उसका डिसीजन हो जाएगा। और अब जो टाइम है वो 3 माह से शॉर्ट करके उसको 30 डेज़ कर दिया। अच्छा, इसमें पहले भी यही बड़ी तनकीद हुई थी कि यहाँ पर टाइम बड़ा शॉर्ट होता है और उस टाइम में जैसे हम समझते हैं कि अदालत में वही केस अगर 4 सालों में हल नहीं होता तो फिर ट्रिब्यूनल उसको 1 महीने में या DRC 1 महीने में हल कर देगी। तो उसमें दोनों फ्रीकैन के जो मसाइल होते हैं, जैसे बहुत सारे मुश्तरका खातों के मसाइल हैं, तो वो इतनी जल्दी कैसे सुने जाएंगे? क्योंकि फैसलाबाद समेत बहुत सारी जितनी भी कॉलोनीज़ भी बनती हैं तो उसमें भी ये होता है कि एक स्टाम्प पेपर होता है, उस पर कब्ज़ा हो जाता है, वही मालिक दोबारा आपके पास आके अपना कब्ज़ा वापस ले लेगा। देखिए, इसमें एक मेरी पर्सनल ओपिनियन है, एक मैं आपको लीगल साइड पे बताऊंगा। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि मैटर्स इतने कॉम्प्लिकेटेड होते नहीं हैं जो हमारे जितने प्रोसीजर्स उसको बना देते हैं। हमारा जो पीछे एक्ट बना था उस एक्ट में भी हमें यही डायरेक्शंस आई थी कि आप जो आपकी ओनरशिप है और पोजेशन उसको इन लाइन कर दें। आप छोड़ दें कि किसी ने ख़रीदा था स्टाम्प पे, नहीं ख़रीदा था, वो एक सेकेंडरी चीज़ है। आप जो ओनर है उसको अगर पोजेशन दिलवा दें तो आपके 99% मसाइल उसी डे हल हो जाएंगे। बाद में आ जाता है कुछ लोग, जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने ख़रीदी होती है, वो जब कोर्ट डिसाइड करे तो अगेन जब वो ओनर बन जाएं तो पोजेशन उनको दिलवा दिया जाए। जो अभी मामला पेंडिंग है वो सारे सिर्फ इस एक क्वेश्चन की वजह से पेंडिंग थे। दूसरा आपका था कि इतनी जल्दी ये कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। तो मेरा ये मानना है, मेरा जो एक्सपीरियंस था, जो पिछले एक्ट में हमने DRC के फोरम पे केसेस को अटेंड किया, मैटर्स प्रोसीजर की वजह से डिले होते हैं। नोटिस सर्व होगा 30 डेज़ में, उसके बाद सेकंड नोटिस सर्व होगा 30 डेज़ में, उसके बाद अगला ये सारा प्रोसीजरल डिलेज़ हैं। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए मेरा ख्याल है 1 से 2 दिन चाहिए। तो आप नोटिस अगर टोटल सर्व भी करें तो इट वुड नॉट टेक मोर दैन अ मंथ, तो मंथ इज़ सफिशेंट।
अच्छा, इसमें एक सवाल ये है कि जैसे यहाँ पर बहुत सारे टाउन या पुरानी कॉलोनीज़ मुश्तरका खाते हैं, उसमें उन्होंने सड़कें भी बेच दी हुई हैं जो कॉलोनी मंजूर नहीं हुई एफडीए से। वो सड़कें भी बेची हुई हैं, कागजात में सड़कें बनी हुई हैं, लेकिन वो मालकन के नाम पे थी, उन्होंने बेच दी। अब जो बाद में आए हैं वो लोग कोई हर कॉलोनी से जो मंजूर नहीं है, मंजूर होने वाली तो लहदा है ना, जो नहीं मंजूर, उसमें से 10-20 मालकन ऐसे हैं जिनके पास रजिस्ट्रियाँ मौजूद है लेकिन उधर जगह मौजूद नहीं है, निशानदही नहीं है। अब उनका क्या स्टेटस होगा? इस तरह से तो जिन लोगों को बेदखल किया जाएगा उनके पास भी रजिस्ट्रियाँ होंगी। ये एक बहुत सबसे ज़्यादा ट्रिकी बात यही वाली थी। जब हम ये डीआरसी के केसेस सुन रहे थे, उसमें भी सबसे मुश्किल चीज़ हमारी ये थी। उस पर फिर हमने एक ये किया हुआ था कि जो एक बंदे के पास मिसाल के तौर पे 2 कनाल की रजिस्ट्री है और वो 2 कनाल पे ही मालिक काबिज़ है और फिर उसका कब्ज़ा इस्टेब्लिश होता है फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको हम नहीं छेड़ रहे थे। एक बंदा है, उसके पास 10 मरला की रजिस्ट्री है, लेकिन वो रजिस्ट्री है किसी गली की, जिस तरह के आपने कहा। फिर हम इस्टेब्लिश करते थे कि पीछे इसके पास किसी जगह का कब्ज़ा था या नहीं। क्या जब इसने ये जगह ख़रीदी है तो वो किसी जगह का पोजेशन साथ लिया या नहीं लिया? अंडरस्टूड सी बात है ना। एक यहाँ पे जो हमारे मेन जो एरियाज़ हैं, गुलाम अहमदाबाद वाली साइड या जंग रोड पे जो एरियाज़ हैं, उसको बंदे को जब जगह ख़रीदी थी तो उसको साथ में पोजेशन भी लेना चाहिए था। तो हम ये अगर तो किसी ने साथ में पोजेशन लिया तो उसको दिलवाते थे, लेकिन अगर किसी ने सिर्फ उसकी मलकियत ख़रीद ली तो फिर हम उसका कोई राइट इस्टेब्लिश है, तो कोई बड़ी इस्टेब्लिश चीज़ है ना कि वहाँ पे जिस तरह आपने खुद बताया कि लोग गलियाँ बेच जाते हैं। हालांकि जब वो डेवलपमेंट हुई थी तो वही ओनर जिन्होंने पीछे कुछ जगह पे अपना घर बनाया था, खुद सामने अपने लिए गली छोड़ी। अब आगे अगर वो अपनी गली बेचते हैं तो उससे किसी और का राइट इन्फ्रिंज नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें मतलब उसको अब अदालत के हवाले से, जैसे पहले था कि अदालत में भी केस चल रहा है, आपने भी उसका फ़ैसला कर दिया। अब अगर आपने कोई और फैसला किया, डीआरसी ने, अदालत में कोई और फैसला आता है, तो इस दौरान वो सारे लोग जो इस स्टेक पे लगे हैं उनका क्या मुस्तकबिल होगा? नहीं, उसमें एक प्रोसीजर है कि अगर जब ट्राइब्यूनल जब उसको स्क्रूटनाइज करेगा तो वो अदालत से केस मंगवा लेगा। मतलब 2 साइड पे पैरेलल नहीं चल रहा होगा। कौन कौन सी कोर्ट होगी जहाँ पे आप सुन सकेंगे और कौन सी कोर्ट्स है जहाँ पे डीआरसी नहीं सुनेगी? वो उसमें अभी आई एम नॉट सर्टेन, बट इसमें जो मैंने अभी पढ़ा है उसमें जो सिविल कोर्ट्स हैं जो सेशन तक, लेकिन अगर हाई कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो फिर वो यहाँ पे रेफ़र नहीं करेंगे। अच्छा, इससे कोई बेहतरी आने की उम्मीद है मुस्तकबिल में? आप समझते हैं कि जो कब्ज़ा माफ़ी है एक बहुत बड़ा पंजाब का मसला है, फैसलाबाद समेत, इसमें उनको रोका जा सकेगा? 100%। मेरा जो पिछला डीआरसी के जब हम फोरम पे सुनते थे तो लोगों को इतना रिलीफ मिला है। लोग 40 ईयर्स से वहाँ पे मैं आपको ऐसे भी केसेस की मिसाल दे सकता हूँ जहाँ पे वो बंदा जो काबिज़ था वो उस खेवट में 1 इंच का मालिक भी नहीं था। मुश्तरका खाता तो छोड़े, मुश्तरका तो उनके लिए है ना, जो उसमें मालिक तो हो एटलीस्ट, जो उसमें मालिक भी नहीं था, 40 ईयर्स से वहाँ पे काबिज़ था और मुख्तलिफ जगहों पे स्टे और इस तरह से चल रहा था। हमने वो कब्ज़े दिलवाए हैं, तो मेरा ख्याल है इट वुड बी रेवोल्यूशनरी। अगर ये इसको एग्जैक्टली हम इम्प्लीमेंट कर लें तो लोगों को बहुत रिलीफ मिलेगा। एक्ट के बाद कोई मामलात बेहतर होते हुए दिखाई दिए? क्योंकि ये सारे तो मामलात थे जो पहले के थे, इसके बाद कोई लग रहा है कि जैसे कब्ज़ा कम होंगे? नहीं, इंशाल्लाह। ये मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि ये सिर्फ एक प्रोसीजरल चेंज आया है कि एप्लीकेशन कहाँ पे सबमिट होनी है, ट्राइब्यूनल में कौन होगा, चीज़ वही है, लोगों को रिलीफ मिलेगा। तो इसमें कोई ऐसा यादगार किस्सा जिससे लोगों की रहनुमाई भी हो सके कि किस तरह से होता है जो अभी डीआरसी में आया हो पिछले टाइम पे? उसमें बहुत सारे मैंने 123 जो हैं वो पोजेशंस हैंड ओवर कराए थे और हर कोई एक कहानी था, हर केस ही एक कहानी था। मतलब उसमें मैंने जो थोड़ा सा वो कह लें कि वो हार्ट बर्निंग जिसमें थी, ये ज़्यादातर मैटर्स जो थे वो विद इन फैमिली थे और विद इन फैमिली में भी सगे भाई बहनों के दरमियान, सगे भाइयों के दरमियान, सगी बहनों के दरमियान, पेरेंट्स का बच्चों के साथ, बच्चों का पेरेंट्स के साथ। तो वो इस तरीके से हर दिन कोई एक नई स्टोरी छोड़ के जाता था, बट अल्हम्दुलिल्लाह रिलीफ लोगों को उसमें बहुत। अच्छा, इसमें फिर ये एक सवाल आखिरी ये ऐड करूँगा कि जो फैमिलीज़ के मैटर है और उसमें भी मुश्तरका खातों के मैटर्स है, तो इसका कोई लॉन्ग टर्म में हल कोई नहीं है? लॉन्ग टर्म में अभी देखें, एक रिसेंटली अमेंडमेंट आई है जो हमारा लैंड रेवेन्यू एक्ट है, उसमें अमेंडमेंट आई है। उसमें पहले एक तो इनहेरिटेंस को सिंप्लीफाई किया गया है कि वो जब इनहेरिटेंस का इंतकाल, अब इतना आप सिर्फ एक एप्लीकेशन दें, उसकी कोई फ़ी नहीं है और उसमें आपका वो इंतकाल हो जाएगा। दूसरा ये है कि जो पार्टीशन था, लेट सपोज इस ऑफिस के हम सारे मालिक हैं और हम बहन भाई हैं, अब इसमें कौन सा हिस्सा किसका है वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था जो कि नस्लों तक चलता था। अब उन्होंने एक उसमें अमेंडमेंट किया है, इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया विद इन 2 मंथ्स। पार्टीशन जो है
तहसीलदार या रेवेन्यू ऑफिसर है उसने विदिन 2 मंथ्स डिसाइड करनी है, अदरवाइज़ उसकी इंक्वायरी लग जाएगी। तो ये भी एक बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप है कि 2 महीने के अंदर अंदर बंदे को पता चल जाए कि मेरा कौन सा हिस्सा है। थैंक यू। नासिर, ये बड़ी अहम बात है कि यहाँ पर आपकी जो भी एप्लीकेशन कब्ज़े के मुतालिक होएगी, कोई भी कब्ज़ा नाजायज़ हुआ है या जायज़ हुआ है, जैसे भी मैटर है, अगर आप एप्लीकेशन देते हैं तो 1 महीने में डीआरसी फ़ैसला करने की पाबंद होगी, जो कि बड़ी अच्छी बात है कि पहले सालों ये मामला चलते थे, फिर उसके बाद भी क्लैरिटी नहीं आती थी। तो अब ये कम से कम आपको चंद दिनों में, 1 महीने में क्लैरिटी आ जाएगी कि ये किसकी जगह, और उसी के साथ साथ जो मुश्तरका खाते हैं वो भी हुकूमत की जानिब से ख़त्म किया जा रहा है। तो वो भी अगर आपका मैटर है तो वो भी ख़त्म कर लें, क्योंकि ये वो लड़ाइयाँ हैं कि जिनकी वजह से कत्ल गारतगरी भी होती है और उसकी वजह से ही जो फैमिली के ताल्लुकात हैं वो भी ख़राब होते हैं। तो आज के प्रोग्राम का मकसद यही था कि आपको इसके मुतालिक बताया जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।